आइए बच्चों, आज की क्लास में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन वाला। आ जाओ जल्दी, दरवाज़ा बंद कराओ ज़रा। रिलेशन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोबेबिलिटीज़ के बीच में रिलेशन है। रिलेशन है, बात ना करो, इधर देखो। रिलेशन बिटवीन A21 एंड B21, हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन A21 एंड B21 के बीच में रिलेशन। ठीक है, ये टॉपिक ऐसे भी आ सकता है, रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट ए एंड बी, ए और बी के बीच। इस तरीके का क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट ए एंड बी, ए और बी के बीच का रिलेशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन A21 और B21। तो लेज़र का ये लॉन्ग का क्वेश्चन मैथमेटिकल का है। बाकी तो देख रहे हो लास्ट टाइम पे आपने सब्जेक्ट थ्योरी पढ़ी काफ़ी, इसमें सिर्फ ये पूरा मैथमेटिकल का है। तो देखिए, लोअर एनर्जी स्टेट है 1, इसकी एनर्जी स्टेट है E1। 1 से 2 तक जाएगा, एटम Hν के फोटान को एब्जॉर्ब करके, Hν का फोटान एब्जॉर्ब किया और एटम मूव किया है सेकेंड एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट से सेकेंड एनर्जी स्टेट। ठीक है, एटम एट लोअर एनर्जी स्टेट 1, एनर्जी स्टेट 1, एटम जो है लोअर एनर्जी स्टेट 1 पर है। ठीक है, एटम एट लोअर एनर्जी स्टेट 1 आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन atom approaches to higher energy state 2, state 2 पहुंच जाता है हायर एनर्जी स्टेट 2 पर। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के बाद एटम कहाँ पहुंच रहा है? हायर एनर्जी स्टेट 2 पर। तो आपने क्या पढ़ा मैथमेटिकली? अब जैसे समय नहीं है, छोड़ सकते, मेन प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। नहीं समय ये वाली थ्योरी ना लिखी, ठीक है, फिगर बना दीजिए सफिशिएंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, प्रोबेबिलिटी एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की पर यूनिट टाइम किससे दिखाते हैं? P12 से। P12 से दिखाएंगे। P12 is directly proportional to energy density U सफिक्स में नहीं, एनर्जी डेंसिटी U
सफिक्स में न्यू, यू सफिक्स में न्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम P12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी यूनिट। तो P12 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? एनर्जी डेंसिटी। ये लास्ट टाइम भी पढ़ा है, ये यही मेन है इस प्रूफ में। P12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी डेंसिटी यूनिट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी डेंसिटी यूनिट। ये वाली थ्योरी आप छोड़ भी सकते हैं, मेन यहाँ शुरू कर सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम 1 से 2 तक, पर यूनिट टाइम 1 to 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम P12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी डेंसिटी यूनिट। तो P12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूनिट जब बराबर करते हैं तो ये किसके बराबर? B12 यूनिट, यू सफिक्स में ब्रैकेट में न्यू, फंक्शन है न्यू का, यू जो है फंक्शन है न्यू का। जहां पर वेयर B12 is the Einstein coefficient of absorption of radiation, Einstein coefficient of absorption of radiation, आइंस्टीन का कोफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब ये था एक एटम के लिए। अब लोअर एनर्जी स्टेट पर अगर N1 एटम है, ये सिंगल एटम था, फॉर N1 एटम, फॉर N1 एटम्स आप क्या कर लीजिए, N1 P12 N1 B12 N1 B12 यूनिट, N1 B12 यूनिट। अगर N1 एटम्स हैं तो N1 B12 यूनिट। अब इसी तरीके से जब एटम हायर एनर्जी स्टेट 2 से लोअर एनर्जी स्टेट 1 जाता है, E2 से लोअर एनर्जी स्टेट 2 जाता है, 2 से 1 पे जाता है, तो एक HNu का फोटान स्पॉन्टेनियस एमिशन के कारण, एक HNu का फोटान स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण। जो कल पढ़ाया था बस वही है, लास्ट टर्न वाला। जिनको कन्फ्यूजन हो फिर से एक बार ऑनलाइन में वो पढ़ लेगा दोबारा, ठीक है। तो ये 2-3 बार पढ़ लेगा तो उसको वही यूज होना है। अब यहाँ पर अभी ये पूछ रही थी, ये बड़ा
सही क्वेश्चन है कि एटम जब लोअर एनर्जी स्टेट पर गया, लोअर से हायर पर, तो HNU का फोटॉन एब्जॉर्ब करके गया, और जब हायर से लोअर पर आया तो वो HNU का फोटॉन एक जो लिया वो तो देगा ही देगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक और एक्स्ट्रा फोटॉन देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगेगी और जिसकी वजह से उसे एक और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो फोटॉन वही एटम डबल एमिट करेगा। जैसे आप जब बैंक से लोन ले लेते हो तो आपको ऐसा नहीं कि उतना ही पैसा वापस करना, वो रिलेशन में ले लिया, दोस्त यार से ले लिया, वो पैसा तो आप उतना ही वापस करते हो, पर बैंक से लेते हो तो कोई ऐसा नहीं कह दे कि हम बैंक से लिए हैं हमको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा, सबको देना पड़ता है। हाँ, बैंक एम्प्लॉई होते तो उनको कम देना पड़ता, उनका 1%, जो हम लोगों को 10-11% पड़ेगा तो उनको 1-2% होता। ठीक है, अब उसमें भी कर दिया, मतलब पहले बिल्कुल बैंक एम्प्लॉई को ऐसे ही लोन मिले, तभी बैंक एम्प्लॉई जो होते तो उनके सबके घर बढ़िया बन जाते थे, तो उन्हें लोन पैसा जो लेना है वही धीमे धीमे दे देना। अब उसमें भी इंटरेस्ट का कर दिया है। ठीक है, मतलब उन्हें भी पैसा, पर उन्हें बहुत कम देना पड़ता है। पर अपने को क्या है, जैसे हाउसिंग लोन के लिए सबसे ज़्यादा ऐड क्यों होता है कि आप पैसे लोगे तो बैंक को लोन पैसे इंटरेस्ट दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब एटम गया तो उसने एक HNU लिया, जब एमिट हुआ तो लगभग 2 HNU। अगर वो सिंगल HNU ही एमिट करेगा तो फिर ये लाइट एमिट होगी, आपको ऑर्डिनरी लाइट मिलेगी। लेज़र लाइट के लिए उसको और ज़्यादा फोटॉन एमिट करना चाहिए। ये था कि HNU मतलब 2 करेगा, तो जैसे बैंक को हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है तो वो एक चीज़ हम लोग के लिए बेकार है। अगर एक मतलब 2000 लिए 2000 दिए तो वो हम लोगों के लिए इक्वल का हो जाता है। हाँ, तो वो इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं तो हम लोग को थोड़ी सी बेकार बात हो जाती है। दूसरी चीज़, हाँ, ये बेकार बात तुम्हारे लिए है, पर वैसे तो अगर ऐसे सब लोग बेकार बात सोचने लगे तो बैंक तो बंद हो जाएंगे, है ना। आजकल देखते होगे कि हर आदमी के पास कार है। ठीक है, मतलब लगभग सभी लोग कार, सब बाइक ले लेते हैं। इतना आसान क्यों हो जाता है? क्योंकि उन्होंने पैसा एक साथ पता चला तुम्हें स्कूटी लेनी है, तुम 90,000 की स्कूटी ले आई, मतलब पिताजी तुम्हें दिला पाएंगे, अभी तुम जॉब करती नहीं, 90,000 की स्कूटी लेनी, पैसे नहीं है, अगले बार 20-25 हज़ार रुपये आप ले आए, फिर तो पैसा आपने कमा के धीमे धीमे देते रहे, पता ही नहीं चला। तो वही यहाँ पर, वो वहाँ की कंडीशन अलग होती है, पर यहाँ पर क्या है, एटम जब, तो इसीलिए सब लेज़र भी प्रोड्यूस नहीं करते। एटम जब गया तो उसे HNU का फोटॉन, अब जैसे अभी टॉपिक पढ़ोगे, रूबी लेज़र में तो सीधा ल्यूमिनस एनर्जी दी जाती है, तो वो HNU का फोटॉन एब्जॉर्ब करता है। अब हीलियम नियॉन लेज़र में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से एनर्जी दी जाती है। ठीक है, आपके सेमीकंडक्टर लेज़र में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से एक्साइट किया जाता है। तो ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो जनरल, अब इसमें ज़्यादा हम डीप भी नहीं जाते। जैसे एटम था, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर पे गया, हायर से जब जंप करेगा तो वो आप कहोगे कि भाई ये E1 पे ही क्यों जाएगा, थोड़ा और लोअर जाए, हाँ जा सकता है, तो हम एक जनरल बात कह रहे हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, टॉपिक वाइज आपकी चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, जैसे टॉपिक वाइज बदलेगा, मेरी बात समझिए ध्यान से, जैसे आपका रूबी लेज़र पढ़ोगे तो यही कॉन्सेप्ट दिखेगा तुमको कि एटम क्रोमियम का है, रूबी लेज़र में Al2O3 की रॉड होती है, अभी अगले टर्न पे ही टॉपिक आएगा। Al2O3 की रॉड होती है जिसमें हम Cr2O3 मिलाते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम के आयन को क्रोमियम के आयन रिप्लेस करते हैं। और क्यों मिलाते? क्योंकि एल्युमिनियम को चाहे तुम जो एनर्जी देते रहो वो जाएंगे नहीं। आपके समाज में ऐसे भी लोग हैं, चाहे बैंक वाले कितना भी कहते रहे लोन नहीं लेंगे, है ना। ऐसे भी तो लोग हैं, जैसे तुम्हारी बात आ गई, जैसे तुमने कहा क्यों हम लोन लेंगे, मतलब तुम लेने वाली नहीं हो, है ना। वैसे ही यहाँ पे कुछ लोग, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं, जैसे एल्युमिनियम का एटम, वो चाहे जो एनर्जी दे दो वो जाएगा नहीं ऊपर। तो एल्युमिनियम के एटम में एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के बाद वो मूव तो नहीं करता। और क्रोमियम का एटम या क्रोमियम का आयन जब मिलती तो एक्साइट होके जाता है। कुछ लोग पता चला मोबाइल भी लेते हैं, वो भी किस्त में ले लेते हैं, ये उनकी वो है ना, मतलब मोबाइल को भी फाइनेंस करा लेते हैं।
तो वो उनकी आदत, उनको अच्छा लगता है बैंक को इंटरेस्ट देना, वो सही मायने में देश के अच्छे वो हैं। इस चीज़ में प्रॉफिट है, मतलब ये स्टिमुलेटेड का मतलब प्रॉफिट है कि नहीं? प्रॉफिट है। अगर स्टिमुलेटेड एमिशन ना हो तो आपको लेज़र लाइट नहीं मिलेगी। लाइट तो ये वाली मिलेगी, ये तो सामने है। तो लेज़र लाइट और ऑर्डिनरी लाइट में यही डिफरेंस। ऑर्डिनरी लाइट में क्या है, ये है आपका पीएन जंक्शन डायोड है, ये एलईडी है ना। जब एक मिनट सुनिए ध्यान से, तुम लोग इधर उधर भागने लग, ध्यान से देखो। ये पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, आपने पिछले साल भी पढ़ा है, पी टाइप के होल्स, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास जाते हैं, रिकम्बाइन करते हो, लाइट प्रोड्यूस होती है। अब यही आपको सेमीकंडक्टर में पढ़ना है। सेमीकंडक्टर लेज़र है, तो हमने हायर पोटेंशियल दे दिया। अब पी टाइप के होल्स और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जाइज्ड वाले रिकम्बाइन करेंगे और ज़्यादा एनर्जी एमिट करेंगे, ठीक है। तो वही लेज़र आएगा। लेज़र का मतलब ज़्यादा एनर्जी वाला फोटॉन, और ऑर्डिनरी लाइट का मतलब एचन्यू एनर्जी, एक सिंपल, ठीक है। तो लेज़र में क्या हुआ, एटम जब लोअर एनर्जी स्टेट्स पर था, एचन्यू का फोटॉन एब्जॉर्ब किया, जो करेगा उसकी बात कर रहे हैं, जो नहीं करेगा हम उसकी बात नहीं। एचन्यू का फोटॉन एब्जॉर्ब किया, लोअर से हायर पे गया, हायर पे जाएगा तो उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगेगी। अभी हम जस्ट आगे टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें हम बताएंगे क्या है कि स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए वहाँ पर उसे रुकना भी चाहिए, ठीक है। मतलब उसको लार्ज टाइम पीरियड तक के लिए इस पर रुकना भी चाहिए, तो हम उसकी लाइफ टाइम भी बढ़ाएंगे, एक ऐसा एनर्जी स्टेट भी मानेंगे, मेटा स्टेबल। तो अभी तो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एक सिंपल कॉन्सेप्ट। एटम ने एब्जॉर्ब किया, हायर एनर्जी स्टेट पर गया, ठीक है। हायर एनर्जी स्टेट पर गया तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी वर्ड जब भी आए तो समझ लीजिए फिजिक्स में कि कुछ जा रहे होंगे, कुछ नहीं भी जा रहे होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम किससे दिखाया, P12 से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी यूनिट। एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, एचन्यू अपॉन वी, ठीक है। तुम ध्यान से देखना। अब P12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यून्यू, यू है एनर्जी डेंसिटी, जब बराबर किया तो B12 आया। अब जब एटम हायर अब ये था एक एटम के लिए, अब हमने मान लिया यहाँ पर N1 एटम्स है, तो N1 एटम्स के लिए N1 P12, भाई N1 टाइम्स कर लो, N1 P12 N1 B12 यूनिट, ठीक है। ये अब जब एटम हायर एनर्जी स्टेट पर था, आफ्टर 10⁻⁻8 सेकेंड बाद एटम जंप करेगा, तो वो एक एचन्यू का फोटॉन एमिट करेगा स्पॉन्टेनियस के कारण, और एक एचन्यू का फोटॉन एमिट करेगा स्टिमुलेटेड के कारण। तो यहाँ पर दोनों फिनोमेना लगेंगे, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड। तो हम क्या करेंगे, हम थ्योरी वो ना लिख के, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम टू ड्रॉप फ्रॉम सेकेंड एनर्जी स्टेट टू फर्स्ट एनर्जी स्टेट। तो देखिए, क्योंकि वो पिछले में बता चुके हैं, टाइम बहुत वेस्ट होता है, लॉन्ग में नहीं किया जाएगा, फिर तुम्हारा बड़ा और लॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम टू ड्रॉप फ्रॉम, या टू मूव फ्रॉम, मूव लिखें, ड्रॉप में लिखें, टू मूव फ्रॉम सेकेंड एनर्जी स्टेट टू फर्स्ट एनर्जी स्टेट। ये कॉन्सेप्ट वाला है, जब टॉपिक पढ़ोगे तो उन टॉपिक में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलेंगे, होगा यही कॉन्सेप्ट, टू ड्रॉप फ्रॉम सेकेंड एनर्जी स्टेट टू फर्स्ट एनर्जी स्टेट। अब ये ड्रॉप करते हैं तो ये क्या लिखते हो, P21, क्या लिखते हो, P21, और ये क्या है, P21 डैश, P21 डबल डैश, ठीक है। P21
probability of spontaneous emission per unit time, probability of stimulated emission पर यूनिट टाइम, इन दोनों के सम के बराबर। भाई दोनों हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन पर यूनिट टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन पर यूनिट टाइम। तो P21 की वैल्यू P21 डैश P21 डबल डैश, P21 डैश की वैल्यू किसके बराबर? A21 के। देखो पीछे A21 के, और P21 डबल डैश की वैल्यू, A21 डबल डैश की वैल्यू B21 यूनिट, B21 यूनिट। ये हमने कल मतलब मंडे को P21 डैश की वैल्यू A21 बताई और P21 डबल डैश की वैल्यू B21 यूनिट बताई। B21 यूनिट बताई। ठीक है बच्चों, शगुन समझ रही हो? अब यहाँ पर ये था एक एटम, ये जो एक एटम गया, अब यहाँ पर हमने मान लिया N2 एटम। अब हमने लास्ट टाइम तुम्हें एग्जाम्पल दिया था कि नितेश का दिया था कि नितेश कौन बनेगा करोड़पति से, 5-6 करोड़ रुपए जीत गए, 7 करोड़ पर मिलेगा तो 5 ही के करीब ना, TDS कट जाएगा, तो 5 के करीब इनको मिला। ठीक है, जब 5 करोड़ मिला तो इन्होंने कहा अब नवाबगंज में नहीं रहेंगे, तुरंत इन्होंने स्वरूप नगर में ले लिया। अब स्वरूप नगर में ले लिया और इन्होंने जो पैसा मिला उससे बिजनेस कर लिया, तो ये उस स्तर को मेंटेन कर गए। ठीक है, और वो वहीं रुक गए, स्वरूप नगर गए तो स्वरूप नगर में ही सेटल्ड हो गए। और इन्होंने क्या किया, उस पैसे को देख के ये इधर उधर पैसा बर्बाद करने लगे, तो ये धीमे से फिर नीचे आ जाएंगे। तो कुछ लोग, कुछ एटम ऐसे भी हो सकते हैं कि वहाँ रुक जाएं, ठीक है, या इधर उधर हायर पे चले गए वापस में कुछ, तो इसलिए हम इस पर मान रहे हैं N1 और हायर एनर्जी स्टेट पर मान रहे हैं N2, तो ये हम N2 एटम मान रहे हैं। इफ N2 एटम्स आर एग्जिस्ट एट हायर एनर्जी, भाई ये पूरी एजम्पशन है, तो इसमें संभावनाएं हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो इफ N2 एटम्स आर एग्जिस्ट एट हायर एनर्जी स्टेट, इनके क्वेश्चन का तो हमने जवाब दिया ही नहीं। ये पूछना चाह रही थी ना कि जब वो एक HNU से ज़्यादा एमिट कर रहा है तो वो उससे लोअर भी जाएगा, तो हो सकता है, यही तो पूछ रही थी। हाँ, मतलब वो ये हमारा सिंबॉलिक है कि E1 E2 अब ज़्यादा एनर्जी लॉस कर दिया तो और नीचे चला जाएगा और अदर एनर्जी स्टेट पर हम रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। E1 से गया E2 पर, HNU फोटान एमिट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कारण और एक्स्ट्रा एमिट किया और फिर वहीं आ गया या उससे और नीचे चला गया। ठीक है, इफ N2 एटम्स आर एग्जिस्ट एट हायर एनर्जी स्टेट, तो N2 टाइम्स कर लो, N2 P21 N2 A21 N2 B21 U। ठीक है, N2 टाइम्स कर लिया, N1 गए थे फिर एमिट हुए तो N2। ठीक है, तो हमने लोअर एनर्जी स्टेट पे N1 माना
हायर एनर्जी स्टेट पर N2 तो N2 टाइम्स। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, साम्यावस्था की स्थिति में हम मान सकते हैं लगभग जितने एटम गए लगभग उतने ही एटम वापस आए। हम ये ऐसा एजम्पशन मान सकते हैं, ठीक है, कि जितने गए, एक्यूरेट नहीं कह रहे हम, लगभग जितने गए लगभग उतने ही आए। हमने कहा ना अप्रॉक्सीमेट की बात में। तो N1 P12 की वैल्यू किसके बराबर मान लेंगे? N2 P21 की, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट इक्विलिब्रियम में हम मानेंगे। इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था की स्थिति में, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम N1 P12 हम क्या मानेंगे? N2 P2। छोटे मोटे एक दो की कमी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कुछ रुके रह गए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं। हम लगभग जितने एटम गए और लगभग उतने ही एटम आए, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। ये तो N1 P12 N2 P21 के बराबर। एक बार जो लोग नहीं आए थे ध्यान से देख लीजिए कि एटम था लोअर एनर्जी स्टेट पे, लोअर से हायर पर गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है P12 एक एटम की, किसके बराबर? B12 यून्यू की। किसके बराबर? B12 यून्यू की। अब एटम कितने? N1 टाइम्स किया। फिर हमने लास्ट टाइम बताया, ठीक है, कि एटम के हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट जाने की प्रोबेबिलिटी P21। अरे तो कल बेटे ने इसमें पता नहीं क्या कर दिया तो फिसल रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो देखो यहाँ पर N1, अब यहाँ पर P21, ये लास्ट टाइम हमने बताया पूरा, P21 डैश P21 डबल डैश, P21 डैश की वैल्यू A21 आपको हमने लास्ट टाइम बताई, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, और P21 डबल डैश की वैल्यू B21 यून्यू, B21 आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। ये अब दोनों को हमने क्या किया? N2 एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं हायर एनर्जी स्टेट पर, पहले हमने माने थे N1, यहाँ पे माने N2। कोई ज़रूरी तो है नहीं संख्या बिल्कुल बराबर हो, तो इसलिए हमने N2 P21 N2 A21 N2 B21 यूनिट। बेटा समझ गए तुम लोग? समझ में आया तुमको? तुम बताओ, समझ गई? कहीं दिक्कत हो बताओ। उत्कर्ष, मानस, हाँ बताओ। जैसे लोअर एनर्जी से मतलब हायर में जाना, मतलब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड काम कैसे करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो HNU का फोटान आता है, जो ये लाइट होती है उसके पास HNU का पैकेट होता है, और HNU का पैकेट जब लाइट के पास है, ठीक है, मतलब ये जो लाइट है वो कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस पर लाइट आएगी तो उसके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी आएंगे, क्योंकि वो इस तरह चलता है। ये हमने लेज़र में भी शुरुआत में बताया कि HNU का फोटान आया, तो ये नहीं कि सिंगल HNU फोटान आया है। जैसे हम बोल रहे हैं, हमारे बोलने में सिर्फ एनर्जी आ रही है, इस एनर्जी के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है ये। और जैसे सन से लाइट आ रही है, ट्यूबलाइट से लाइट आ रही, तो उसके साथ ये है HNU एनर्जी है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तुम लोग बेटा क्या कर रहे हो? मोबाइल खेल रहे हो? क्या कर रहे हो? ध्यान दो इधर, ठीक है, इधर ध्यान दो, सीरियस नहीं दिख रहे हो ना। यहाँ पे HNU एनर्जी आई, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो जब कभी कोई फोटान एब्जॉर्ब होगा तो वहाँ पे ये फील्ड भी वर्क करने लगती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड।
तो जब एटम ने H का फोटान एब्जॉर्ब करके जब वो हायर एनर्जी स्टेट पर गया है तो उस वहाँ पर एक फील्ड भी उस पर लगी। तो वो फील्ड किससे हमने लिखवाया है, फील्ड डेवलप्ड बाई इंसिडेंट या एब्जॉर्ब्ड फोटान। भाई एक पैकेट तो आ नहीं रहा है, कई पैकेट्स H के आ रहे हैं, ठीक है, एक पूरा पैकेट आ रहे हैं, मतलब एक H का पैकेट है और कई, भाई फोटान तो ऐसा तो होता नहीं कि लाइट का, अब जैसे ये लाइट आ रही तो क्या एक H फोटान, नंबर ऑफ फोटान्स आ रहे हैं, ठीक है। वो फोटान्स की वजह से वहाँ फील्ड लगने लगी और उस फील्ड की वजह से ही उसने एक फोटान और एमिट किया है, ठीक। एक फोटान स्पॉन्टेनियस की वजह से, एक फोटान स्टिमुलेटेड की, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब बताओ किसी को, बेटा तुम लोग, प्रियांशु तुम बताओ, उत्कर्ष द्विवेदी कुछ पूछना हो, बिल्कुल शर्माओ नहीं। ठीक है, फिर ये हमने यहाँ माने थे N1 तो N1 टाइम्स किया था, यहाँ माना था N2 तो ये N2 टाइम्स किया। अब हमने इक्विलिब्रियम की, मतलब इस वाले में जब एटम गए तो N1 टाइम्स किया, जब एटम नीचे आए तो हमने N2 वाले एटम माने, मतलब लोअर एनर्जी स्टेट पे हमने N1 माने, हायर एनर्जी स्टेट पे N2। साम्य अवस्था की स्थिति में जितने लगभग गए हैं एटम, लगभग उतने ही आए हैं। तो N1 P12 ये वाली इक्वेशन सेकेंड वाली, और इक्वेशन 4 वाली N2 P21 बराबर मान लिया। एटम्स का लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट N1 एटम्स के जाने की प्रोबेबिलिटी है N1 P12, और हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट तक N2 एटम्स की प्रोबेबिलिटी है N2 P21, ये बराबर मान लिया, ठीक है। अमन समझ गए, बगल प्रियांशु, अभिषेक समझ गए, तुम कुछ पूछना चाहते हो बताओ गर्ल्स, समझ गए ना। अब आप आ जाइए, बराबर करें, समझ गई अनुष्का। अब देखिए अमन दिवाकर समझ गए, ये लॉन्ग का इस यूनिट का क्वेश्चन है जिसमें 8 में 8 मिलेंगे आपको, आप बात न करो, आदित्य समझ गए। अब N1 P12 की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड से देखो, और ये इक्वेशन 4 से देखिए, वैल्यू रख दीजिए। अभी इसको इससे फ़ोन किया था फिर भी आफत करे हैं। नहीं डांटेंगे नहीं। अब वो N1 P12 की वैल्यू, N1 P12 की वैल्यू है N1 B12 यून्यू, और ये वैल्यू N2 A21। हेलो गुरुदेव पे आना, ये हमारी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तुमको बार बार बताया था, इसी पे करना। गुरुदेव टाकीज के आगे चली आओ, ठीक है, ये इनकम टैक्स सोसाइटी के पास में है, ठीक है। ये आप ऐसे सीधा ग्रैंड होटल दिख रहा है, ग्रैंड होटल से सीधी चली आओ, एकदम सीधा, ठीक है, सलील बिश्नोई के घर के पास में है, ठीक है। अब ये हमने वैल्यू रख दिया इक्वेशन सेकेंड से N1 B12 यून्यू, इक्वेशन 4 से N2 A21 और N2 B21 यून्यू, ठीक है। अब हमने ये वाला, इसमें यून्यू है, इसमें यून्यू है, इधर ले आए N1 B12 यून्यू, N2 B21 यून्यू, N2 A21, ऐसे लिख दिया। अब कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, यून्यू कॉमन लिया, N1 B12 N2 B21 N2 A21, डिवाइड कर दे रहे हैं। कृति समझ गई है?
N2 A21 ये नीचे लिया, N1 B12 N2 B21, ठीक है। अब हम कॉमन ले रहे हैं नीचे, ठीक है। ये इक्वेशन डाल दे रहे हैं इसको। फिफ्थ ये है 6, हमको A21 और B21 का रिलेशन लाना है ना। A21 स्पॉन्टेनियस वाला है और B21 स्टिमुलेटेड वाला है। अब हमने क्या किया, N2 B21 को कॉमन ले लिया इस वाले टर्म को। U न्यू N2 A21 N2 B21 कॉमन लिया तो N1 अपॉन N2 B12 अपॉन B21 माइनस 1, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। N2 से N2 कट गया, तो ये आ गया U न्यू A21 B21 N1 अपॉन N2 B12 अपॉन B21 माइनस, इसको इक्वेशन डाल दे रहे हैं 8, ठीक है। ये इस तरह रफ कॉपी में कोई लिख रहा है? हाँ, तुम रफ एक कागज़ निकाल दो। वो निकाल दो, फेयर में लिखा करो आदित्य, फेयर में लिखा करो कि यही फेयर है, हैं? यही फेयर बनाइए। अब अगली वाली अच्छी बनाना यार, ये इतने रद्दी कापी में लिखोगे क्या होगा। अच्छी कापी में लिखोगे नंबर भी अच्छे आएंगे। ये लो, उधर बॉयज़ पहले लिख देना, फिर गर्ल्स को देना। अब यहाँ पर B12 की वैल्यू B21 के बराबर है। ये आइंस्टीन ने थर्मोडायनेमिकली प्रूव किया। आइंस्टीन प्रूव्ड थर्मोडायनेमिकली, आइंस्टीन प्रूव्ड थर्मोडायनेमिकली B12 बराबर B21। ये थर्मोडायनेमिकली आइंस्टीन ने प्रूव किया है B12 की वैल्यू B21 के बराबर। ये थर्मोडायनेमिकली आइंस्टीन ने प्रूव किया है। ठीक है, तो ये बराबर कर लीजिए तो ये टर्म हट जाए। U न्यू A21 B21 N1 अपॉन N2 B12 की वैल्यू B21 के बराबर है, काट दिया जाए कि सेम करना। तो U न्यू का मान है A21 B21 N1 अपॉन N2 -1।
N1 अपॉन N2 माइनस 1। ठीक है, ये U बराबर A21 अपॉन B21 N1 अपॉन N2 माइनस 1। ये थर्मोडायनेमिकली आइंस्टीन ने प्रूव कर दिया। अब आ जाइए, नंबर से रिलेटेड हमेशा काम या तो अवागाद्रो ने किया है या मैक्सवेल ने किया है। ठीक है, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग पिछले साल हमने उसमें रेडिएशन में यूज़ भी किया था ये फार्मूला, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के, इधर नोट हो गया ना सबका, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ according to Maxwell Boltzmann distribution law, NR बराबर N नॉट ई की पावर माइनस ई आर अपॉन के टी। फॉर्मूला लर्न करिए जल्दी से, अभी 2-3 बार लर्न करिए। अमन दिवाकर तुरंत याद करो, बाद में कान लगाए उसके मुंह में, एकदम कान में ही लगाए, इधर थोड़ा दूर दूर हो जाओ, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो अप करो, दूर दूर बैठो। एन आर की वैल्यू एन नॉट ई की पावर माइनस ई आर अपॉन के टी। ये बिठूर में रहते हैं आदित्य, लाओ लाओ, आज थोड़ी देर रुक जाओ तुम। एन आर बराबर एन नॉट ये आदित्य बिठूर में रहते हैं और अमन लगातार इनसे बात कर रहे हैं, तो अमन लिवा ले जाओ आज इनको, घर पे पास में इनका घर, चले जाओ चाय वाय पी आओ इनके घर। एन आर बराबर, ये देखो, एन आर बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस ई आर अपॉन के टी। ठीक है, जहाँ पर आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये फार्मूला याद कर लीजिए। एन आर बराबर, ठीक है, एन नॉट ई की पावर माइनस ई आर अपॉन के टी। लर्न करिए, प्रूफ तो यहाँ पे तो डायरेक्ट याद करोगे ना। तो एन आर बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस ई आर अपॉन के टी। अब यहाँ पर आर बराबर 1 रख दिया, तो एन वन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस ई वन अपॉन के टी। आर बराबर 2 रख दीजिए, एन टू बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस ई टू अपॉन के टी। ठीक है, आर बराबर 1 रखिए, तो एन वन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस ई वन अपॉन के टी। आर बराबर 2 रखिए, एन टू बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस ई टू अपॉन के टी। ठीक है, क्या हो गया तुम लोग? अच्छा वो दे दो, कागज़ दे दो, लिख दिया। इधर देखो, अभिषेक पाल पानी मिल गया था पीने का? अगर बताओ आलस लग रहा हो, चाय भी पिलाएं तुमको हम। इधर ध्यान दो बस। एन वन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस ई वन अपॉन के टी। आर बराबर 2, एन टू बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस। ये आपको फार्मूला अभी 2-3 बार मन में याद कर लो। एन आर बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस ई आर अपॉन के। एन नॉट इनिशियल एनर्जी स्टेट पर नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड कर लो। ये देखो ना, हमें एन वन अपॉन एन टू रखना है, इसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर लेंगे। इक्वेशन 12 अपॉन इक्वेशन 13, 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 13। अब ये कर लीजिए, एन वन अपॉन एन टू, एन नॉट
ई की पावर माइनस E1 अपॉन के टी एन नॉट ई की पावर माइनस E2 अपॉन के टी। ये कट गया, ऊपर ले गए तो N1 अपॉन N2 की वैल्यू आएगी ई की पावर, ये प्लस हो जाएगा ना, E2 माइनस E1 अपॉन के टी, E2 माइनस E1 अपॉन के टी, E2 माइनस E1 अपॉन के टी। ये कर लीजिए, E2 माइनस E1 अपॉन के टी। इसमें रखना था ना, उस आधार पे बनाया। ठीक है, ये एक आपको अच्छी तरह लर्न रखना है। आइंस्टीन ने थर्मोडायनेमिकली प्रूफ किया है। क्या? आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, और सॉरी आइंस्टीन कोफिशिएंट, हाँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन और आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन के जो कांस्टेंट्स हैं वो बराबर है। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के और स्टिमुलेटेड एमिशन के कांस्टेंट्स बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर यून्यू बराबर, ये हमने यहाँ पर यून्यू बराबर A21 B21 N1 अपॉन N2 B12, ये भी कर दिया B12, इसकी वैल्यू B12 कर दिया, कट गया -1। इधर पहले इनको दोनों को रुक जाओ, उधर लिखवा दो नाम और वो लिख दो। फीस कितनी जमा करी, मोबाइल नंबर, चाचा आज तुम्हें फ़ोन करके बात करेंगे। ठीक है, B12 अपॉन B12 ये काट दीजिए, तो ये बचेगा यून्यू बराबर A21 B21 N1 अपॉन N2 -1, N1 अपॉन N2 -1। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, इसमें 2 3 4 स्टेप हैं जो तुम्हें याद करने हैं। प्लांक रेडिएशन फार्मूले से कंपैरिजन करना है, तो काफ़ी टर्म्स फार्मूले याद करने हैं। 8 मार्क्स पर मिलेंगे पूरे नंबर, ये गारंटेड है। ठीक है, चाहे पहले की थ्योरी कम कर दो, सीधा सीधा P12 से शुरू करो और P21 से शुरू करो। ठीक है, मार्क्स पूरे मिलने। NR बराबर N0 ई की पावर माइनस ER अपॉन के टी। अब जैसे आपका क्वेश्चन आता है रूबी लेज़र का, थ्योरिकल बेस है, कितना भी आप अच्छा लिखोगे तब भी टीचर बहुत मुश्किल है 8 में 8 दे, पर इस क्वेश्चन में आपको 8 में 8 मिलेगा। या कुंडी लगा दो, बार बार बोर्ड चमकेगा ना। अब यहाँ पर R बराबर 1 रख दिया, N1 बराबर N0 ई की पावर माइनस E1 अपॉन के, R बराबर 2, N2 बराबर N0 ई की पावर माइनस E2 अपॉन। अब यहाँ पर N1 अपॉन N2 कर दिया, N0 ई की पावर माइनस E1 अपॉन के टी, N0 ई की पावर माइनस E2 अपॉन, N0 से N0 कट गया, ये ऊपर ले गए ई की पावर E2 माइनस E1 अपॉन के टी। अब ये E2 माइनस E1 की वैल्यू बता दें। ये है आपका हायर एनर्जी स्टेट 2, ये है लोअर एनर्जी स्टेट 1, ये है E1, ये है E2। ठीक है, एटम लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट गया, तो आपने क्या पढ़ा है, E2 माइनस E1 बराबर H। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग E2 माइनस E1 बराबर H, ये रख दिया जाए। रख दीजिए इसको N1 अपॉन N2 ई की पावर E2 माइनस E1 को रख दीजिए H न्यू अपॉन के टी, ये हो गया। ठीक है, 15 को यूज़ करिए 10 में, यूजिंग इक्वेशन 15, यूजिंग इक्वेशन 15 इन इक्वेशन 10 में यूज़ करिए, 15 को 10 में। तो यू न्यू बराबर A21 B21 N1 अपॉन N2 माइनस
N1 अपॉन N2 माइनस 1, N1 अपॉन N2 माइनस 1 यहाँ रख दीजिए। यू न्यू बराबर, इधर लिखें ज़्यादा में, यू न्यू बराबर A21 B21, और ये है, इसकी जगह रख दिया ए की पावर एच न्यू के टी माइनस, इक्वेशन नंबर है 60, इक्वेशन नंबर 60। ठीक, अब इसकी कंपैरिजन करेंगे किससे? प्लांक रेडिएशन फार्मूले से। ठीक है, प्लांक रेडिएशन फार्मूले से इसको कंपेयर करेंगे। प्लांक रेडिएशन फार्मूले से ठीक है, प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला, प्लांक रेडिएशन फार्मूला, यू फंक्शन न्यू का डी न्यू, यू न्यू डी न्यू क्या होता है? 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब डी न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू के टी माइनस 1, ये आपका। तो ये है यू न्यू डी न्यू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब डी न्यू, ठीक है, ई की पावर एच न्यू के टी माइनस 1, ये फार्मूला है। क्योंकि हम बिना डी न्यू के याद कराएंगे तो तुमको फिर लगाने में दिक्कत होगी, तो आप कई जगह पढ़े हो, यही फार्मूला है। यू ये तो बता रहा है फंक्शन न्यू का, ये भी यू जो फंक्शन था न्यू का। डी न्यू रेंज है, फ्रीक्वेंसी की रेंज डी न्यू। 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब डी न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू के टी माइनस 1। अब इससे कंपेयर करिए, ये पहले तो डी न्यू हटा दीजिए, ये रेंज वाला टर्म हटाइए, तो ये बन जाएगा यू न्यू, ये डी न्यू रेंज हटा दीजिए, 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब 1 अपॉन ई की पावर एच न्यू के टी माइनस 1, ये आपकी इक्वेशन है। दोनों तरफ से पहले तो डी न्यू हटा दिया, दोनों तरफ से पहले तो डी न्यू हटा दिया, ठीक है। पहला काम किया, दोनों तरफ से डी न्यू हटा दिया। अब कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, उत्कर्ष आ रहा है। ये देखिए यू न्यू है, ये यू न्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ये भी 1 अपॉन ये है, ये भी 1 अपॉन ये है, तो ये भी सेम हो गया, तो बचा वाला ये आ गया, ठीक है। बस 1 मिनट बात, बस क्योंकि डिस्टर्ब होगा ना, बस ख़त्म हो गया। कंपेयरिंग इक्वेशन 16 एंड इक्वेशन 18, 16 और 18 को कंपेयर किया तो वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई है? A21 B21 A21 अपॉन B21 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी। ये MSc फाइनल ईयर में भी यही प्रूफ है, लेज़र में, वहाँ पर भी एक पेपर है लेज़र एंड इट्स एप्लीकेशन,
वहाँ भी प्रूव यही है, ठीक है। जो डी लिखा है वो नॉर्मली डिफरेंशिएट वाला है। कहाँ पे तू? ये तो यू तो फंक्शन है और डी न्यू एलिमेंट डिफरेंशियल वाला ही होता है। देखो दो ही लिए जाते हैं, या तो डेल्टा न्यू लो या डी न्यू लो या ये वाला न्यू, है ना। तो हमने वो डी वाला है, डी डिफरेंशिएशन वाला, तो डी न्यू एलिमेंट कहलाता है ना डी एक्स, वैसे ही है डी का डी न्यू, इधर भी है डी न्यू। अब वो सिंबल देखने में दिक्कत लग रही क्या? ये डी ऐसे हम बनाते हैं, ये न्यू, तो डी न्यू है। तुम क्या पूछना चाहते हो? तो आपने ऐसे कैंसिल कर दिया? मतलब वो हटा दिया। कैंसिल क्या करना है? इस एलिमेंट रेंज ले रहे थे कि भाई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी की रेंज है, तो वो रेंज को डी न्यू से दिखाते हैं। या तुम कैसे दिखाओगे? डेल्टा न्यू से दिखाओगे, या इस डी न्यू इस न्यू से। तो हमने इन दोनों तरफ से ये रेंज वाला पार्ट ही हटा दिया। हम रेंज नहीं ले रहे हैं, सिंपल ले रहे हैं, तो ये हटा सकते हैं। तो इधर से हटाया रेंज, इधर से हटाया रेंज, ठीक है। ये काटना संभव नहीं है, ठीक है। तो हटा सकते हैं कि रेंज हमने ली नहीं, तो सिर्फ क्या बचा जाके यू न्यू, 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू 1 अपॉन दिस। अब हमने कंपेयर किया, ये टर्म इसके बराबर, ये टर्म है ही इसके बराबर, तो ये वैल्यू इसके, और ये आपका रिलेशन आ गया। नीचे लिख दीजिए, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन A21 एंड B21। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है A21 और B21 के बीच का, ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है। जिन बच्चों की अभी तक बेटा फीस नहीं जमा है वो तुरंत फीस जमा करें, ठीक है। जिनकी नहीं जमा फुल आज सबको चाचा फ़ोन करके बात करेंगे, ठीक है। ये आपकी क्लास हमारी ओवर होगी। ये आज